हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। वो ये कि सऊदी अरब, जिसे मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मुकद्दस और मजहबी मरकज के तौर पर देखा जाता है, वहां कुछ ऐसा हुआ है जिससे दुनिया भर के मुसलमानों में किसी ना किसी हद तक बेचैनी नजर आ रही है। वो ये है कि उन्होंने तबलीगी काम को, आमतौर पर भारत में ये समझा जा रहा है कि तबलीगी जमात को उन्होंने बैन किया है। तबलीग के काम को जो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन है, अल अहबाब के तौर पर जानी जाती है, उस पर पाबंदी लगाई है। और वहां के इमामों से, एक तरह से वहां की मजहबी जो अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, उन्होंने बताया है कि आप लोग इसके नुकसानात बताइए और उसके बारे में और कुछ, बहुत कुछ, जो कुछ कहा है उसके सिलसिले में हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट असद मिर्जा साहब से। आगे उनसे बात करने से पहले मैं इतना और बता दूं कि सऊदी अरब इस वक्त बहुत से ऐसे सियासी अपहीवल से गुजर रहा है। कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिसमें वहां के मकामी लोग भी किसी हद तक बेचैनी जाहिर कर चुके हैं, जिसमें वहां थिएटर्स का, कैसीनोज का, जुआ खानों का खुलना, वो उससे लोग बहुत ही तकलीफ में हैं। अब दुनिया भर में इस हुक्मनामे के बाद रिएक्शन आ रहा है, और इस सब के बारे में क्या कुछ हुआ है, सऊदी अरब का क्या हुक्म है, दुनिया भर में क्या कुछ किस तरह से देखा जा रहा है, और इसके सियासी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इस सब पर बात करेंगे असद मिर्जा साहब से। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आखिर ये क्या हुक्म है जिस पर भारत के मीडिया में भी काफी कुछ बहस चल रही है, क्योंकि तबलीगी जमात कोरोना वाले मामले में एक बार बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुकी है। एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए भी कोरोना को इस्तेमाल किया गया। इस वक्त ये बात अदालतों ने भी तस्लीम की है। अब ये सऊदी अरब की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो क्या है, और इसका भारत से क्या ताल्लुक है? शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत जो है वो गुज़िश्ता यानी कि पिछले हफ्ते 6 दिसंबर को हुई, जब सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज अल शेख ने अपने 3 ट्वीट्स में मस्जिदों के इमाम से ये कहा कि वो आने वाले जुमे यानी कि 10 दिसंबर को जो जुमे की नमाज से पहले एक खुतबा या तकरीर होती है, उसमें दावा और तबलीग ग्रुप के खिलाफ जो है वो उनके नुकसानात और बाकी सारी चीजें जो उनसे नेगेटिवली एसोसिएटेड हैं उसके बारे में लोगों को समझाएं। अब उसके साथ ही साथ हिंदुस्तान में क्या हुआ कि 5 दिन के गैप के बाद यानी कि 11 दिसंबर से एकदम से सारे न्यूज चैनल उस ट्वीट में और क्या क्या कुछ कहा था, इसे जरा पूरा कर दे तो मेरे ख्याल से और बेहतर होगा, ताकि आगे लोगों को क्लैरिटी हो जाए। जी, मैं वहीं आ रहा था कि हाँ। जो अखबारों ने और न्यूज़ चैनल्स ने जो उस ट्वीट का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है, जो 3 ट्वीट्स थे, उनके अंदर जो है वो 4 थीम्स की बात की गई थी कि इन थीम्स के ऊपर जो है आप अपनी तकरीर जो है वो फोकस करें कि तबलीग का काम जो है वो गलत है, तबलीग के काम करने वाले जो हैं वो टेररिस्ट हैं, वो दरवाजे जो हैं वो हेल के आपके लिए यानी कि दोज़ख के लिए आपके खुलते हैं और ये बिल्कुल गैर इस्लामी काम है। अब जो डॉक्टर अब्दुल शेख का जो ट्वीट थे, 3 ट्वीट थे वो, उन तीनों ट्वीट को बेसिकली किसी तरीके से मिनिस्ट्री ने ट्रांसलेट नहीं किया गया, बल्कि वो गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट होकर हमारे सामने आए, जिसके बेस के ऊपर इंडियन मीडिया में ये सारी रिपोर्ट्स शाया हुई। हाँ। अब मैं आपको बताऊं कि उन ट्वीट्स में एक अरबिक वर्ड है मुक़सिन, जिसका मतलब ये निकलता है कि वक्त के हिसाब के साथ आप इस उपदेश को जो है वो लोगों तक पहुंचाएं।
उसके अलावा जो हिंदुस्तान में लोगों का मानना है कि उसमें एक टेम्परेरीली मॉस्क का जिक्र किया गया है जो कि गूगल ट्रांसलेट नहीं किया गया है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट में यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जुमे की नमाज उन मस्जिदों में होती है जहाँ पे कि मेंबर होता है और वहां पर तकरीर और खुतबा जो है वो इमाम साहब नमाज से पहले देते हैं और जुमे की नमाज हर मस्जिद में नहीं होती है। लेकिन सऊदी चूंकि बहुत ही बड़ा फैला हुआ मुल्क है, आबादी बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, तो वहां पर कुछ जो है मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने ही कुछ टेम्परेरी मस्जिदें बनाई हुई हैं जहां पे कि सिर्फ जुमे की नमाज होती है। वहां पे और किसी पांचों वक्त में से किसी और वक्त की नमाज नहीं होती। तो इन ट्वीट को जो है वो मिनिस्टर साहब ने फोकस किया था खास तौर से उन इमामों को के लिए जो कि इन टेम्परेरी मस्जिदों के अंदर खुतबा और नमाज अदा कराते हैं। और इन जो टेम्परेरी मस्जिदों में जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं उसमें से ज्यादातर जो हैं वो आप ये समझ सकते हैं कि वो लेबर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखते हैं, या गरीब सऊदी या लेबनानी या यमनी जो कि पास के मुल्कों से सऊदी अरब में रहने आए हैं और काम की तलाश में वो लोग वहां रहते हैं। तो सरकार का ये मानना है कि हो सकता है कि वहां पर इस तरीके के कुछ लोग वहां पर जमा होते हों। दूसरी बात, अल अहबाब। अल अहबाब जो है, अगर अहबाब का हम अरबिक ट्रांसलेशन करें तो अहबाब का मतलब होता है हमारे जान पहचान का कोई ग्रुप, हमारे करीबी लोगों का कोई ग्रुप, हमारे मिलने जुलने वालों का लोगों का ग्रुप, जिसे कि हम अपना एक इनर सर्किल कहते हैं। तो अल अहबाब एज सच कोई एंटिटी नहीं है सऊदी अरब में जो कि किसी ग्रुप के नाम से रजिस्टर्ड हो, क्योंकि सऊदी अरब के रूल के मुताबिक वहां पर कोई भी पॉलिटिकल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को माना नहीं जाता है, ना ही उसे जो है वो किसी तौर के ऊपर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। तो अब आप मेरी ये नहीं आता है कि लोगों को इस बात पे कैसे यकीन आ रहा है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो किसी नाम से रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उसे कैसे बैन किया जाए। यहां पर एक और चीज इन ट्वीट्स में आ रही है कि तबलीग एंड दावा। अब तबलीग एंड दावा ये दोनों चीजें जो हैं वो अलग अलग हैं। तबलीग जो है उसका फोकस ज्यादातर मुसलमानों के दरमियान होता है कि जो मुसलमानों का एक ग्रुप है उन्हें इस्लाम के बुनियादी उसूल क्या हैं उनके बारे में वाकिफ कराया जाए, गहराई से किसी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर जो है बातचीत की जाए। तो जो हिंदुस्तान या सब कॉन्टिनेंट या पूरी दुनिया में जो तबलीगी जमात के जो ग्रुप जाते हैं, जो तबलीग का काम करते हैं, वो मुसलमानों को ही संबोधित करते हैं अपने स्पीच और अपने इंटरेक्शन के जरिए, और उनमें सारे इशू जो हैं वो मुस्लिम या इस्लामिक रिलेटेड ही होते हैं। जबकि दावा जो है, दावा का मतलब है मिशनरी काम, और मिशनरी काम जो है इस्लाम का वो नॉन मुस्लिम्स के लिए फोकस होता है ताकि मुस्लिम्स के लिए। तो दावा का काम आप सऊदी अरब में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां की 100% आबादी मुसलमान है, वहां पर आप दावा का काम किसके लिए करेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं एक मतलब कि एक दूसरे को जो है अगर हम फैक्ट चेक करें या क्रॉस चेक करें तो एक नया वो देती हैं कि ये जल्दबाजी में किसी तरीके से एक ट्वीट जो है वो बनाया गया, और उसमें ये भी जरूरी नहीं समझा गया कि अल्फाज का इस्तेमाल सही तरीके से हो और उसका मतलब क्या निकलता है ये भी सही तरीके से जाना जाए। मुझे जहां तक लगता है, जैसे कि आपने अभी सऊदी अरब के सियासी हालात का जिक्र किया, तो मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स जो हैं सऊदी अरब में, वो सऊदी अरब के शाह जो हैं, शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, वो उनके एक करीबी वजीर माने जाते हैं, एक सीनियर मिनिस्टर हैं वहां के। लेकिन जो हालात जो सियासी डेवलपमेंट सऊदीया में हो रहे हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया कि वहां पर बहुत सारे रिफॉर्म्स या रिफॉर्म्स के नाम पर ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि वहां की अक्सर आबादी गैर इस्लामी मानती है। लेकिन ये सब चीजें जो हैं वो वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS की अगुवाई में हो रही हैं। तो हो सकता है डॉक्टर अब्दुल शेख ने अपने आप को MBS के करीब लाने के लिए ये ट्वीट किया हो, क्योंकि कल भी और आज भी मैं अपने दोस्तों से जो कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में और दुबई के न्यूज़ चैनल्स और एजेंसीज में और न्यूज़पेपर्स में काम करते हैं, उन सब के साथ लगा रहा कि हमें इसके बैकग्राउंड मालूम हो कि भाई ये ऑफिशियली कहाँ से आया, ये किसने इसको जो है इस इशू किया। तो आप ये समझें कि ऑफिशियली
मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने कोई अपना स्टेटमेंट इशू नहीं किया है। किसी भी सऊदी अखबार, चाहे वो अंग्रेजी का हो, चाहे वो अरबी का हो, चाहे वो उर्दू का हो, उसमें कहीं भी इस खबर का कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान में परसों कुछ उर्दू अखबारात में एक और खबर भी छपी कि सऊदी अरब की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने वहां पर कुछ किताबों को बैन कर दिया है, जो कि हसन अल बन्ना, यूसुफ अल करदावी और मौलाना मौदूदी ने लिखी थी। जब मैंने उसके बारे में रिसर्च की तो पता चला कि ये कोई नया फैसला नहीं है। ये किताबें तो सन 1990 में, यानी कि अब से 30 साल पहले ही सऊदी हुकूमत जो है वो बैन कर चुकी थी। और सऊदी हुकूमत के अलावा सन 2011 में जब मोर्सी की हुकूमत जो है, मुस्लिम ब्रदरहुड की हुकूमत जो है, जब इजिप्ट में आई थी, तो यूएई की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी हसन अल बन्ना और यूसुफ अल करदावी की किताबों को स्कूल सिस्टम में बैन कर दिया था, निकाल लिया था। तो ये कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पर हमें फिक्र करने की बात सिर्फ ये है कि एक ऐसे वक्त में जबकि कोई कंट्रोवर्सी या कोई ऐसा रिलीजियस टॉपिक नहीं चल रहा था, तो ये दो खबरें कहां से आई, कहां से प्लांट की गई, किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की। कोई फैक्ट चेकिंग नहीं हुई इन खबरों के ऊपर, और सिर्फ इन ट्वीट की बेस के ऊपर ये खबरें हर जगह छा गई। जी असद मिर्जा साहब, देखिए, अब तो दुनिया भर के सियासतदान, लीडर्स अपने ट्वीट के जरिए ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। पूरी पूरी सियासत, पूरे पूरे मुल्क की सियासत बदल जाती है। हमने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स भी देखे हैं, उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों के। तो ये मुझे नहीं लगता कि वो बगैर कहीं किसी कंसेंट के कुछ हुआ हो। अच्छा, दूसरी बात मैं अब करना चाहता हूँ, वो ये कि मुझे याद है 2003 में कुवैत में एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की समिट के मौके पर मैं था। उस वक्त ये कहना शुरू किया गया था कि हम अपने जीसीसी मुल्कों में अपने जो स्कूलों की किताबें हैं उनको तब्दील करें, जहां भी कहीं जिहाद की बात आई है उसको खत्म करें। वो जाहिर है सीधा सीधा मतलब था कि वो अमेरिका और इजराइल के दबाव में अपने यहाँ का निसाब बदल रहे थे। अभी हाल ही में यूएई, जो सऊदी अरब और यूएई बिल्कुल साथ चलते हैं हर सियासत में, उनके यहाँ कपल्स को बगैर शादी के एक साथ रहने की इजाजत मिली है। इसके अलावा और बहुत से रिफॉर्म्स के नाम पर सऊदी अरब में बहुत कुछ हुआ है। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं देखते कि इजराइल और अमेरिका को खुश करने के लिए या उनके कहने पर ये इस्लामिक दावा का काम या तबलीग का काम रोकने का किया जाने का फैसला किया गया हो? जी, काज़मी साहब, पहले मैं एक ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि जिस तरह से सऊदी अरब में जो भी ऑफ़िशियल काम होता है, वो मिनिस्ट्री की किसी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट के ज़रिए ही जो है वो एक रूल बनता है, ना कि ट्वीट के ज़रिए। क्योंकि ये वेस्टर्न दुनिया का तरीका नहीं है वहाँ पर कि अगर ट्वीट के ज़रिए जो एक पब्लिक ओपिनियन है उसको मोल्ड किया जाए अपने फ़ेवर में या अपने आपके अपोनेंट के अगेंस्ट में। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये ट्वीट जो है इसको पुष्पराई नहीं है, बल्कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये हो सकता है एमबीएस के करीब आने के लिए डॉक्टर अब्दुल अल शेख की एक कोशिश हो। दूसरी बात ये है कि जो आपने अभी अर्ज़ किया कि ये यहाँ पर इज़राइल का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है सऊदी पॉलिटिक्स और रीजनल मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स पर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और एमबीएस का इस वक्त जो एक मेन मकसद है वो है नियोम सिटी की जो तामीर है वो 2030 से पहले पूरी हो जाए, और उसके लिए उनको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है कि वो इज़राइल और अमेरिका के साथ उन चंद इश्यूज के ऊपर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हों, और उनमें से जो इश्यूज हैं वो सबसे पहले यही आते हैं कि आप अपनी सोसाइटी को ओपन करिए। क्योंकि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का यही कहना है कि साहब आप सऊदी सोसाइटी जो है वो एक बंद या एक क्लोज सोसाइटी है, तो आप उसको खोलिए, उसके अंदर वो सारी चीजें इंटरटेनमेंट की लाइए जो कि अभी तक वहां पर बैन थी। तो अब मक्का से आपके सिर्फ 75 किलोमीटर दूर जद्दा में आपके यहाँ म्यूजिक कंसर्ट्स हो रहे हैं, फिल्मों के प्रीमियर हो रहे हैं, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बहुत जल्द मक्का में भी जो है सिनेमा हॉल खुल जाएंगे। तो ये सारी गैर इस्लामी चीजें जो हैं, तो जो एक बड़ी तादाद है वहां पर सऊदी सिटीजन्स की, वो किसी पार्टी से या किसी उसके हक में नहीं है। वो सिर्फ अगर इस्लाम की बातें करते हैं तो वो भी इन चीजों के मुखालिफ हैं।
और उसी तरीके से इन दोनों के बीच में जो है वो गहराई बढ़ती चली जा रही है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि रिफॉर्म या इकोनॉमिक प्रोग्रेस के नाम के ऊपर आप अपने इस्लामी उसूलों को कुर्बान करें। लेकिन जैसा कि आपने फरमाया कि ये हो सकता है कि इज़राइल के प्रेशर में इस तरीके की चीज़ें होने लगी हैं और बहुत हद तक ये दुरुस्त भी है, क्योंकि जो फैसले लिए जा रहे हैं, उनसे यही लगता है, क्योंकि अब से आप ये समझ लीजिए कि 10 साल पहले तक अगर आपके पासपोर्ट पर इज़राइल का वीज़ा स्टैम्प होता था, तो आपको सऊदी अरब का वीज़ा या किसी और जीसीसी कंट्री का वीज़ा मिलने में इतनी दिक्कत होती थी कि उसे बैन नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज के दिन सऊदी अरब से इज़राइल के लिए ज़ियारत पैकेज जो हैं 5-5 दिन के जाते हैं और सऊदी सिटीज़न्स के पासपोर्ट के ऊपर जो है इज़राइल का वीज़ा लगा हुआ होता है और सऊदी हुकूमत उसको कुछ नहीं कहती है, उसको नज़रअंदाज कर रही है, क्योंकि उसको इस वक़्त इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये सब चीज़ें जो हैं वो उसी एक बड़े खेल का मुख्तलिफ हिस्से हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि भारत में तबलीगी जमात जिसका मरकज हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली में है, इसको एक तरह से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जैसा है और मुख्तलिफ मुल्कों से जमातें यहाँ आती हैं, जाती हैं। मैंने एक बार ढाका में तबलीगी जमात का जो सबसे बड़ा गैदरिंग, बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुसलमानों का मक्का के बाद में सबसे बड़ी गैदरिंग वही है, जिसमें अक्सर हम जब अखबारों में फोटो देखते हैं तो ट्रेन के ऊपर, इंजन के ऊपर भी लोग बैठे हुए नजर आते हैं। वो इस सब पर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मुल्कों में क्या इस तबलीगी जमात के लोगों को एजेंसियों के जरिए अब परेशान नहीं किया जाएगा, जिसको बारे में सऊदी अरब, जिसको अथॉरिटी माना जाता है, वो टेररिज्म का दरवाजा, जहन्नम का दरवाजा, ये सब बताया जा रहा है? देखिए काज़मी साहब, जो मैंने पहले आपके सवाल के जवाब देने में कोशिश की थी, वो ये थी कि वो उसका मकसद यही था कि इस ट्वीट में तबलीगी जमात का कहीं कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ तबलीग करने और दावा करने की एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगाई है। और अल अहबाब जो है, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि वो आपके करीबी लोगों का एक ग्रुप होता है, तो सऊदी गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से उ तबलीगी जमात, जो कि आप कह सकते हैं कि देवबंदी तबलीगी जमात है, उस पर सऊदी गवर्नमेंट ने कोई बैन नहीं लगाया है। ये सिर्फ इंडियन मीडिया ने की मिस रिपोर्टिंग है कि उन्होंने एक चीज को बिना समझे, बिना उसकी रिसर्च किए, बिना उसकी गहराई में गए हुए उसके ऊपर पूरी एक नई स्टोरी एक नए एंगल से कर दी है। अरे साहब, मीडिया की ही बात नहीं है, देवबंद से भी बयान आ चुका है। देवबंद वाले सऊदी अरब को अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो भी बयान आ चुका है। आप उसे कब तक कैसे कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है? ये क्या मतलब, जब क्या देवबंद के जिम्मेदार लोग भी उन्होंने सऊदी अरब से चेक नहीं किया होगा? क्या वो बगैर किसी हकीकत को जाने उन्होंने कोई बयान दिया होगा? उनके यहाँ से रिएक्शन आ गया बाकायदा, सऊदी अरब को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। लेकिन जिस तेज़ी के साथ दारुल उलूम देवबंद से ये रिएक्शन आया है, वो हमें किसी और इश्यू पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो है दारुल उलूम को भी मालूम है कि इसमें तबलीगी जमात और तबलीग के दरमियान जो है एक आपको उलझाकर एक कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो शायद उसी वजह से दारुल उलूम ने इतनी तेज़ी के साथ इसको कहा है और सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इस बैन को जो है वो हटा लिया जाए। और जैसा कि आपने फरमाया कि उन्होंने इस चीज़ को चेक किया होगा, लेकिन उसको चेक ना होने के बावजूद भी ये सब लोग जो हैं, देखिए तबलीगी जमात जो है वो भी देवबंद से ही शुरू हुई। तबलीगी जमात और दारुल उलूम देवबंद में फ़िक्री तौर पर, या आप ये कहें कि जो उनका थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तबलीगी जमात उन्हीं इस्लामिक प्रिंसिपल्स को प्रमोट करती है जो कि दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाए जाते हैं। तो देवबंद, दारुल उलूम देवबंद या तबलीगी जमात में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जिस तेज़ी के साथ ये उनका बयान आया, इससे मुझे यही लगता है कि उनको भी इस पूरे खेल का मालूम है और इसी वजह से उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि तबलीगी जमात का इस ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं है, सऊदी गवर्नमेंट से उसको क्लियर करने की अपील की है। अच्छा, आम लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? चूंकि तबलीगी जमातों में बहुत लोग जाते हैं मुख्तलिफ गांव शहरों से, क्या
उनको उनको आप अपनी मालूमात के हिसाब से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अब के बाद में, चूंकि अब से पहले कोरोना वाले मामले में लोग अदालतों का सामना कर चुके, अब ये एक नई अगर मुसीबत आ गई तो वो क्या कुछ है, लोगों को क्या कुछ किस तरह से बिहेव करना चाहिए इसके बाद में? लोगों को हर चीज को उसकी हकीकत जाने बगैर उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आज हमारे पास हर एक आदमी के पास गूगल सर्च मौजूद है, हमें थोड़ी सी रिसर्च गूगल से भी कर लेनी चाहिए और कुछ किसी भी खबर के पीछे जो जानकारी मौजूद है उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अपने सुनने वालों और देखने वालों से यही अपील करूंगा कि वो दूसरे लोगों को यही समझाएं कि तबलीगी जमात जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के दरमियान काम करती है, नॉन मुस्लिम्स के लिए वो कोई काम नहीं करती, ना उसका फोकस नॉन मुस्लिम्स है। वो सिर्फ मुसलमानों को इस्लाम के बुनियादी उसूलों से वाकिफ कराती है और उनके जो इश्यूज हैं जिसके बारे में वो डिटेल से जानना चाहते हैं, तो तबलीगी जमात के जो लीडर होते हैं या उनकी टीम में जो लोग शामिल होते हैं वो लोग उसको उनके लिए आसान जबान में एक्सप्लेन करते हैं ताकि उनको वो चीज फॉलो करने में आसानी हो। और दूसरी बात कि जो जिस तरीके से इंडियन मीडिया का रोल रहा कि उसने बगैर चेक किए वो इसको दिया, तो इसको इंडियन मीडिया को भी अपने साथ में ये चीज जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में निभानी चाहिए कि किसी भी खबर को बगैर जांचे उसकी रिसर्च किए बगैर उसको नशर ना करें, बल्कि अगर उनके न्यूज रूम में कोई मुसलमान मौजूद है तो उससे उर्दू या अरबिक या एक बेसिक एलिमेंट्री तो नॉलेज उसके पास होती है, बेसिक इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बारे में भी उससे बात करें कि भाई ये कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक दुरुस्त नहीं है। मैं यहाँ पर यही बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक दूसरी खबर जो उर्दू अखबारों में भी छपी थी, जो मैंने अभी जिक्र किया था कि भाई किताबों का बैन जो कि 30 साल पहले लगाया गया था, तो ये खबरें कहीं से ऐसा लग रहा है कि प्लांट की जा रही हैं और अच्छा अच्छा उनका अच्छा, मकसद। एक चीज और है, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत लंबी बात नहीं हो सकती। तबलीगी जमात के बारे में एक बात और कही जाती है और वो फैक्ट है, हम लोगों ने चेक भी किया है, आप भी जानते होंगे कि वो कभी इजराइल फिलिस्तीन वाले मामले में तो बिल्कुल नहीं, और आमतौर पर किसी भी सियासी मामले में कोई बयान नहीं देते, जबकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पोजीशन लेती हैं पॉलिटिकल मामलात में भी। ये इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद आखिर क्या क्या कुछ है? चूंकि इस पर तब जरा ज्यादा डाउट होता है कि जब इनको अमेरिका और ब्रिटेन की और उन इन मुल्कों की वीजाएं बहुत आसानी से मिल जाती हैं, जबकि आम शहरियों को वीजा लेने में बहुत मुश्किल होती है। देखिए यहाँ पर वही बात आ जाती है कि जो एक आप मिसकंसेप्शन आपने बना लिया है तबलीगी जमात के बारे में बगैर उसको जाने पहचाने में, वो सामने आता है, वो जाहिर होता है। तो तबलीगी जमात के बारे में जो मिसकंसेप्शन है उसको सबसे पहले दूर करने की जरूरत है। और मैं यहाँ पर एक चीज और बताऊं आपको कि 6 दिसंबर को ये ट्वीट हुआ था, 11 दिसंबर से इंडियन मीडिया चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर करना कोशिश शुरू की, लेकिन 6 दिसंबर को ही दिल्ली हाई कोर्ट की जज मुक्ता गुप्ता ने दिल्ली पुलिस से ये कहा कि उनकी एफआईआर में जो उन्होंने तबलीगी जमात के खिलाफ दायर की थी बहुत सारी गलतियां हैं, वो उन गलतियों को दुरुस्त करे और उसके बाद इनको ये बताए जज को कि उनको ऊपर किस बेसिस पर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं, क्योंकि उस वक्त मुल्क में लॉकडाउन था, वो लोग कहां से जाते। लॉकडाउन का मतलब ये था कि जो आदमी जहां पर भी है वहीं पर वो कैद होकर रह गया था, चाहे अपने घर में हो चाहे किसी दूसरे के घर में हो, क्योंकि आपके पास ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट था ना कोई और व्हीकल था। व्हीकल जो सड़कों पर निकल रहे थे उनके पास स्पेशल पासिस होने चाहिए थे, वो सब नहीं थे। तो हमारे इंडियन मीडिया ने इस खबर को सिवाय एक दो न्यूज़पेपर्स के किसी ने भी इसको ज्यादा प्रमोट नहीं किया और टीवी चैनल्स ने तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज किया। तो हमें मीडिया का जो बायस जो व्यू है उसको भी जो है वो ठीक करना पड़ेगा। और जहां तक तबलीगी जमात को आसानी से वीजा मिलने की बात है, तो मैं आपको एक एनेक्डोट बताऊं जो मेरे एक सीनियर सहाफी दोस्त ने मुझे बताया कि वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर वो उतरे तो उन्होंने देखा कि साहब एक 10-15 जमातियों की एक टीम जो है वो कोने में बैठी हुई है और वो इंतजार कर रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिशियल्स का। तो जब उनकी बारी आई तो उन्होंने उनसे इमिग्रेशन ऑफिशियल से पूछा कि भाई ये आपने क्यों रोका हुआ है। कह लेंगे देखें ये तबलीगी हैं और ये बिल्कुल जो है इनोसेंट लोग होते हैं, ये सिर्फ अपने दीन का काम करते हैं, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी है, इसलिए हमें इनके पासपोर्ट्स को पूरी तरह वेट करना पड़ेगा। मैं 3-4 घंटे के बाद इनको वेट कराने के बाद इनके पासपोर्ट क्लियर होने के बाद इनको
इमिग्रेशन से क्लियर कर दूंगा। और मुझे ये अच्छी तरह मालूम है। तो उसने हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि आपको ये कैसे पता चला कि ये तबलीगी हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो ऊंचा पजामा पहने हुए हैं और इनके साथ में जो टोपी लगाए हुए हैं, इससे हमें मालूम है और हमें ट्रेनिंग होती है कि ये तबलीगी किस ड्रेस में जो है ज्यादातर आमतौर पर घूमते फिरते हैं और ये क्या फिलॉसफी या क्या फंडामेंटलिस्ट व्यू लेके चलते हैं, वो भी हमें मालूम है। और ये किसी भी तरीके से सोसाइटी के लिए कोई खतरा नहीं है। ये अब से 20 या 25 साल पहले की खबर है। तो अमेरिका, यूके, यूरोप के दूसरे मुल्कों में इन लोगों के बारे में लोगों को मालूम है। अब तक कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई भी शिकायत या कोई दूसरी चीज जो है कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। और इसके अलावा जो आपने कहा कि कैसे ये लोग जाते हैं, तो ये एक बहुत ही लूजली कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। और उसके अलावा वहां पर जो आपका ग्रुप कहीं किसी दूसरे मुल्क या दूसरे गांव या दूसरे शहर या कस्बे में जाता है, तो उसका लीडर अपने आप चुना जाता है, जो उनमें से सबसे सीनियर आदमी होता है। और जहां तक इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात है या किसी दूसरे इशू की बात है, तो ये तबलीगी जमात का हमेशा का स्टैंड रहा है। हम किसी भी पॉलिटिकल इशू के ऊपर जो है वो अपना नजरिया जो है वो जाहिर नहीं करेंगे। तो जैसा हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे, तो गुज़िश्ता 25, 30, 40 सालों में तबलीगी जमात के खिलाफ ना कोई कंट्रोवर्सी हुई, ना कोई कंप्लेंट हुई, ना कोई दूसरी आप ये कहें कि एक्टिविटीज में उनके शामिल होने की बात प्रूव हुई। तो ये एकदम से तबलीगी जमात को मुझे लगता है कि जानबूझकर फोकस बनाया जा रहा है, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं है। और हमें यहाँ पर सिर्फ इस बात की जरूरत है कि हम किसी भी खबर को जो हमारे पास आए, हम उसको चेक कर लें कि उसका सोर्स क्या है, उसमें क्या कहा गया है, किस तरीके से हमारे सामने पेश किया गया है और लफ्जों का खेल उसमें क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये बड़ी कंट्रोवर्सी का शेप नहीं ले सकती। बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब, आपने एक बहुत ही अहम इशू पर, जिस पर बहुत ही चर्चा हो रही है मीडिया में, लोगों में बहुत ज्यादा एक तरह से सवालात हैं जहनों में, वो समझने के लिए बहरहाल आसानी होगी मैं समझता हूं हमारे दर्शकों को। और ये सऊदी अरब की तरफ से जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह उनके अपने सियासी और समाजी मामलात हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऐसा कुछ नहीं है और वो कहीं भी किसी सियासी मामले में या किसी और एक्टिविटी में शामिल नजर नहीं आए, कहीं कोई ऐसी शिकायत भी नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब, आपने वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपको कुछ कहना है तो कैसे? शुक्रिया काज़मी साहब। मैं बस अपने दर्शकों से यही अपील करूंगा कि जैसे मैंने कई बार रिपीट किया कि आप हर खबर को फैक्ट चेक करें, उसकी ऑथेंटिसिटी जानने की कोशिश करें, उसके बाद ही उसको बिलीव करें और उसके ऊपर रिएक्ट करें। शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।